अगर अच्छी कमाई और बढ़िया रिटर्न चाहिए तो फाइनेंशियल प्लानिंग के सही रोड मैप पर चलना बहुत ज़रूरी है। योर मनी में आज हम समझेंगे डिसिप्लिन तरीके से निवेश करने का महत्व और साथ ही देंगे आपको निवेश से जुड़े तमाम सवालों पर सटीक सलाह। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज मेरे साथ है आनंद राठी फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर फिरोज अजीज। आपका स्वागत है फिरोज। योर मनी में हम डिसिप्लिन तरीके से निवेश के लिए एसआईपी करने की सलाह हमेशा देते आते रहे हैं, लेकिन क्या होती है एसआईपी और इसमें कैसे आप पैसे लगाना शुरू कर सकते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं और लेते हैं हमारे पहले दर्शक का सवाल जो कि एसआईपी के बारे में ही समझना चाहते हैं। दिल्ली से पंकज हमारे साथ फोन लाइन पे इस वक्त जुड़े हुए हैं। नमस्कार पंकज, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार जी मैम। एम्प्लॉई एंड मैं 5-6 साल से जॉब कर रहा हूँ जी। एंड मैंने मतलब सेविंग के लिए काफी कोशिश करी और बहुत सारे प्लान लिए। एलआईसी में मैंने तीन एलआईसी के प्लान ले रखे हैं। ठीक है। और एचडीएफसी लाइफ से एक प्लान ले रखा है, बट मेरे को इसमें काफी सेविंग दिखता नहीं है। तो मैंने एसआईपी के बारे में सुना था आपके चैनल के थ्रू ही, और मैंने इंटरनेट पे भी काफी सर्च किया, बट मेरे को ज्यादा इसका बेसिक जो फड्डा है वो समझ नहीं आया। तो मेरे को इसके बारे में थोड़ा सा समझना है कि क्या है, कैसे काम करता है और कैसे इसमें निवेश किया जा सकता है, और बेस्ट मतलब जो टॉप 5 या टॉप 10 में जो प्लान प्रोवाइड करते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर पंकज, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना सवाल हमें दिया है क्योंकि आप ही के जरिए हमारे कई दर्शक हैं यहाँ पर जो एसआईपी का महत्व समझ पाएंगे और एसआईपी में निवेश कैसे करना चाहिए, एसआईपी के जरिए निवेश कैसे करना चाहिए ये समझ पाएंगे। तो फिरोज, बहुत अच्छी बात, इन्होंने खुद रियलाइज़ किया कि इंश्योरेंस के जरिए ये अपना फाइनेंशियल गोल पूरा नहीं कर सकते हैं और इसीलिए अब एसआईपी करने की सोच रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने का इरादा है इनका। एसआईपी हम कहते हैं कि अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म गोल हो तो पैसे जोड़ने के लिए एक बहुत ही अच्छा विकल्प है, लेकिन आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा और आपको अपनी जो एसआईपी है वो बढ़ानी होगी। लेकिन उससे पहले एसआईपी होती क्या है और क्यों एसआईपी के जरिए ही हमें म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए, इस पर आप क्या जवाब देंगे? मेरे हिसाब से जैसे पंकज जी ने रियलाइज कर लिया कि जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं इनकी वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती और सब ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग का महत्व ऑटोमेटिकली समझ में आता है। बट क्या होता है कि लोगों की 5-6-7 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद उनको एहसास होता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग मैंने स्टार्टिंग में नहीं की थी, और फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा स्टार्टिंग में करनी चाहिए। और क्योंकि उसके हिसाब से सब चीज़ों का एक रोल होता है अपने पोर्टफोलियो में। इंश्योरेंस का रोल होता है, इन्वेस्टमेंट्स का रोल होता है, म्यूचुअल फंड्स का रोल होता है, एफडीज का रोल होता है, सबका पीपीएफ का रोल होता है, सबका रोल होता है एक पोर्टफोलियो में। उसको समझ के उसकी ओवरऑल प्लानिंग को फाइनेंशियल प्लानिंग जो कहते हैं। अब रहा सवाल, अब एहसास हो गया कि फाइनेंशियल प्लानिंग मैंने स्टार्टिंग में नहीं की थी। पंकज जी, मैं ये कहूंगा आपसे कि एसआईपी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसका फुल फॉर्म जो होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहलाता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसलिए कहलाता है क्योंकि उसमें आप सिस्टमैटिकली मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब क्या है कि कोई भी म्यूचुअल फंड्स जो आज की डेट में कंट्री में है उसमें एसआईपी ऑप्शंस मोर और लेस 80-90% म्यूचुअल फंड्स जो आज अवेलेबल हैं सब में एसआईपी की ऑप्शंस होती हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड में निवेश करने का वैसे 2 तरीका होता है, 2 विकल्प है। एक तो आप लमसम निवेश कर सकते हैं और दूसरा आप एसआईपी के जरिए भी निवेश कर सकते हैं। अगर आपके पास एकमुश्त रकम यानी लमसम रकम इकट्ठा नहीं की हुई है तो आप एसआईपी का भी विकल्प जो है यहाँ पे चूज कर सकते हैं, राइट? करेक्ट, बिल्कुल। जैसे लमसम इन्वेस्टमेंट तब होगी जब आपने पैसे इकट्ठे कर लिए हो, बट इकट्ठे करते हुए आपको इमीडिएटली इन्वेस्ट करना चाहिए और इकट्ठा करके जमा नहीं करने चाहिए। तो एसआईपी आपके पोर्टफोलियो में मतलब आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा नहीं होने देते। लोग क्या कहते हैं कि लोग करते क्या है कि 50,000 इकट्ठे हो गए, अब सोचते हैं इन्वेस्टमेंट की। जैसे ही इकट्ठे हो रहे हैं वैसे ही सेव हो जाए तो वो टाइम बहुत काम आ जाता है। यानी इकट्ठा करते वक्त ही आपको सोचना है कि उन पैसों का क्या किया जाए, जब तक कि वो बड़े पैसे नहीं हो जाए। तो उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे कविता जी ने कहा, या तो फिर आपके पास पैसे इकट्ठे हो तो आप लमसम डाल दीजिए, या तो फिर सिस्टमैटिकली महीने दर महीने आप इन्वेस्ट करते जाएं। और ये क्या है कि महीने दर महीने कोई और
अगर आप एक फॉर्म फिल करके और उनको इंस्ट्रक्शन दे दें कि महीने से हर महीने अगले 3 साल तक, अगले 5 साल तक मेरे बैंक अकाउंट से निकाल लीजिए और मेरी अप्रूवल की वेट मत कीजिए, तो ऑटोमेटिकली महीने की पहली तारीख या 7 तारीख या बहुत सारी डिफरेंट तारीख के भी ऑप्शंस हैं जो आप कंफर्टेबल महसूस करें, तो उस दिन ऑटोमेटिकली हर महीने 36 महीने तक, 60 महीने तक, जो 5 साल होते हैं तब तक ये डेबिट होती जाएगी और इन्वेस्टमेंट होते जाएंगे साइमल्टेनियसली। जैसे आपकी सैलरी आएगी उधर इन्वेस्टमेंट भी होते गया, तो इससे लोगों का बहुत अच्छा फायदा होता है। ये तो लॉजिस्टिकली, ये तो कन्वीनियंस के हिसाब से ये फायदा हो गया। बहुत इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी अच्छा फायदा है। ये है कि आपके एक साथ पैसे जाते हैं तो मार्केट रिस्क बढ़ जाता है आपका, क्योंकि आपने अगर एक साथ 50,000 रुपए डाल दिया और मार्केट टूट जाती है या नीचे आ जाती है तो आपके 50,000 कम होने की संभावना रहती है। बट एसआईपी में अगर डालें आप तो महीने महीने छोटे छोटे पैसे जा रहे हैं, तो आपकी ऑटोमेटिकली मार्केट रिस्क, जो मार्केट के उतार चढ़ाव से आपका जो पोर्टफोलियो पे जो मूवमेंट होता है वो काफी सटल हो जाता है और काफी स्मूथ हो जाता है आपका। बिल्कुल, और इसीलिए अगर आप लंबे समय के लिए एसआईपी करते हैं तो बाजार में आ रहे उतार चढ़ाव से साफ तौर से आप बच सकते हैं। लेकिन फिरोज, एक सवाल यहाँ पर है कि क्या अपने गोल से आप इसको लिंक कर सकते हैं? क्या गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट या एसआईपी की जा सकती है? बिल्कुल, एक्चुअली वैसे ही करनी चाहिए। आपके जो गोल्स होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं, उनके लिए सेपरेट एसआईपीस करने की जरूरत है, या तो फिर एटलीस्ट गोल्स को प्लान करके टोटल ओवरऑल एसआईपी की अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। तो गोल बेस्ड एसआईपी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको 30 साल बाद 50 लाख की जरूरत है या 55 लाख की जरूरत है, तो आपको 1,000 रुपए की एसआईपी आपको एक अच्छे इक्विटी फंड में करेंगे तो आपका 50 लाख का जो लक्ष्य है वो पूरा हो सकता है 30 साल बाद का। तो हर 50 लाख के रिटायरमेंट, फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट जनरली अगर आपने 6 साल तक काम किया और 30 साल काम करने की आशंका होगी पंकज जी की 25 साल की, तो आपने ऑलरेडी रिटायरमेंट प्लान करने के लिए एसआईपीस कर ली। और आपके बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की मैरिज के लिए भी एक सेपरेट एसआईपी करना जरूरी होता है। तो गोल बेस्ड प्लानिंग के लिए बहुत सपोर्ट करता है एसआईपी, तो उसको तो जरूर आपको गोल्स को देख के फिर अपनी एसआईपी का एक्चुअल निवेश आपको अंदाजा लगाना चाहिए। चलिए पंकज जी, यहाँ पर एसआईपी का महत्व क्या है और एसआईपी होती क्या है वो तो हमने आपको बता दिया, लेकिन फिरोज यहाँ पे इन्हें कहाँ एसआईपी करनी चाहिए? टॉप 5 एसआईपी फिलहाल कौन सी है जहाँ पर पंकज भी और बाकी के हमारे दर्शक जो निवेश करना चाहते हैं वो निवेश कर सकते हैं? बिल्कुल, मेरे हिसाब से एसआईपी आपको 5 इक्विटी फंड बताऊंगा, ना कि डेट फंड्स, बिकॉज डेट की लॉन्ग टर्म में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आपको 3 लार्ज कैप फंड बताता हूँ, बिरला फ्रंटलाइन, आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप और फ्रैंकलिन ब्लू चिप। ये 3 लार्ज कैप फंड्स हैं जिसमें कंपनी, बड़ी कंपनियों में पैसा लगता है, और छोटी कंपनियों में पैसे लगाने वाले में रेलिगेयर मिड एंड स्मॉल कैप और एचडीएफसी मिड कैप, ये 2 बहुत अच्छे फंड्स हैं। 3 लार्ज कैप फंड्स और 2 मिड कैप फंड्स, ये 5 इक्विटी फंड्स हैं। तो इसमें अगर आप एसआईपी करके अगर बहुत लंबी अवधि तक करेंगे तो आपको निराशा बिल्कुल नहीं होगी पंकज जी। तो इसमें आप स्टार्ट कीजिए एसआईपी। इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस सिर्फ इंश्योरेंस के लिए रखिए, और इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस को दोनों को बिल्कुल मत कंबाइन कीजिए। और इंश्योरेंस पॉलिसीज अगर एग्जिट कर सकते हैं तो जरूर एग्जिट कीजिए, और अपने लिए एक टर्म प्लान लीजिए जिससे कवर बढ़ जाएगा। मोर्टेलिटी चार्ज, जो चार्ज होता है इंश्योरेंस का, वो आजकल बहुत कम हो गया है। तो अगर आप रिवाइज करेंगे पॉलिसी तो आपकी चार्जेस काफी कम होने की संभावना है पंकज जी। चलिए, उम्मीद करते हैं पंकज जी आपके तमाम सवालों का जवाब हमने योर मनी में आज दे दिया होगा। जल्द से जल्द अपने निवेश की शुरुआत कीजिए और जितना हो सके उतने की एसआईपी से आप शुरुआत कर सकते हैं। इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्या पोर्टफोलियो में एक ही तरह के एसेट क्लास में पैसे लगाने में है समझदारी, पोर्टफोलियो में क्यों है डाइवर्सिफिकेशन जरूरी, जानिए इस ब्रेक के बाद। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। हम दे रहे हैं आपके निवेश पर सटीक सलाह। मेरे साथ बने हुए हैं फिरोज अजीज। चलिए लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। दिल्ली से विशाल हैं फोन लाइन पे। गुड इवनिंग विशाल, अपना सवाल पूछिए। Well, good evening. I am a loyal viewer of your show and I appreciate whatever advices you are giving to us. बहुत बहुत शुक्रिया शो देखने के लिए। बताएं, शो देखकर आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या की है? Yes, I have done it actually, because I am viewing this show from the age of 22 and today I am 24, sorry. जी. And today I am 32. जी. So I can, say that I have learned a lot from your show. बहुत अच्छा लगा सुनकर। विशाल, थोड़ा सा हिंदी में बात करेंगे और बताएं आपके गोल्स क्या हैं और इस शो को देखकर आपने इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या-क्या सीखा और कहां-कहां निवेश किया है? Well, मेरा जो गोल है वो है आपसे 25 साल बाद। अभी मेरी एज 32 है, 25 साल बाद I'll be 57 हो जाऊंगा मैं। जी।
एम है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में 1.5 करोड़ रुपए हो। हाँ। और मैंने इसके लिए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है HDFC टॉप 200 ग्रोथ प्लान में। SIP की हुई है 3000 रुपीज पर मंथ से। एक ICICI ब्लू चिप फंड, फोकस्ड ब्लू चिप फंड में, ठीक है, ग्रोथ प्लान के अंदर, डायरेक्ट ग्रोथ प्लान 2000 रुपीज पर मंथ से। ठीक है। एंड एक IDFC प्रीमियर इक्विटी फंड में डायरेक्ट ग्रोथ प्लान वर्थ ₹2000 पर मंथ SIP की हुई है। ये ऑल इन ऑल 7000 ये होता है, जिसका मैंने टारगेट लगा रहा है कि आफ्टर 25 ईयर्स में निकालूंगा। एट दैट टाइम मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में एटलीस्ट इस फंड से, इतना इन्वेस्टमेंट से 1.5 करोड़ रुपीस का अमाउंट आए। और इसके अलावा मैंने शॉर्ट टर्म प्लानिंग ये किया हुआ है कि जब मेरे किड्स, जो आई हैव 1 सन एंड 1 डॉटर, तो आज से 20 साल के बाद उनकी स्टडीज के लिए, हायर स्टडीज के लिए मैं सोचता हूँ कुछ मुझे जरूरत पड़ेगी करीब 20 लाख रुपए की। उसके लिए मैंने DSPBR के माइक्रो कैप फंड में ₹1500 से SIP की हुई है। और एक मैंने ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में 1000 रुपए से SIP की हुई है। तो ये नीचे दो, ये आपने फंड्स ऐड किए हैं अपने पोर्टफोलियो में? ठीक है। तो कुल निवेश आपका कितना है अभी? अभी मेरा निवेश आई थिंक समवेयर 7 + 1.5 अप्रोक्स 10,500 का पर मंथ है। 10,500 आपका निवेश है। और कितने निवेश की आप क्षमता रखते हैं? मतलब मैं 1,500 रुपए की और कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को कंफ्यूजन ये हो रहा है कि वेदर आई शुड इन्वेस्ट इन HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड और रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। और मैं दोनों को ही डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में सोचता हूँ, लेकिन दोनों में से मेरे को थोड़ा सा ये लग रहा है कि पोर्टफोलियो के हिसाब से दोनों ही लार्ज कैप है आई थिंक। तो मुझे एडवाइस ये चाहिए कि मतलब वेदर माय इन्वेस्टमेंट इज वैल्यूएबल और इसको मुझे थोड़ा रीशफल करना चाहिए या क्या करूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। फिरोज, जैसा कि उन्होंने खुद बताया कि योर मनी को काफ़ी सालों से ये देखते आए हैं और जिसकी बदौलत इन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है। गोल्स को ध्यान में रखते हुए इनका इन्वेस्टमेंट आपको कैसा लगता है? इनका इन्वेस्टमेंट बहुत सिस्टमैटिक वे में हुआ है और अच्छी प्लानिंग की गई है। गोल्स बाइफर्केट किए हैं, वेल थॉट आउट गोल्स हैं, उनके अमाउंट्स भी वेल थॉट आउट है और सेग्रीगेटेड है। ये भी अच्छा है कि ये इन्वेस्टमेंट इसके लिए है, जैसे प्रीवियस सेगमेंट में कविता आपने बताया कि उसको गोल बेस्ड सेगमेंटेशन कर दो तो काफ़ी क्लियर रहता है मन में कि HDFC टॉप 200 से मैं अपने बेटियों की पढ़ाई के लिए रखा हुआ है और बेटे बेटियों के लिए। सो ये अच्छी वेरी वेल सेग्रीगेटेड है विशाल जी। सो आई थिंक आई शुड कांग्रेचुलेट यू दैट यू हैव पुट इन अ लॉट ऑफ थॉट in your goal setting and you've segregated your investments, which is the right thing to do. अब अगर हम देखे जाए कि ये फंड्स कैसे हैं, फंड्स अच्छे हैं मोर और लेस, एक दो माइन्यूट चेंजेस के अलावा आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सवाल अगले निवेश के लिए आप HDFC मिड कैप लें या रिलायंस अपॉर्चुनिटीज़ लें। इन दोनों में आपने कहा कि ये दोनों लार्ज कैप फंड्स हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। जैसे HDFC मिड कैप आपने जैसे नॉमेनक्लेचर है, नेम है, तो ये मिड कैप ही है। इनका ऑलमोस्ट 78 to 80% मिड कैप फंड्स, मिड कैप स्टॉक्स में है और 20% लार्ज कैप में है। और रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज आज की डेट में 50% लार्ज कैप में है और 50% मिड कैप में है। दोनों मिड कैप स्क्यूड पोर्टफोलियोज हैं। रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज ये फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप को देता है कि वो मिड कैप और लार्ज कैप दोनों में स्विच कर सके, इसीलिए उसको अपॉर्चुनिटीज फंड कहते हैं। ये जो अपॉर्चुनिटीज फंड होते हैं वो कभी मिड कैप बन जाते हैं, कभी लार्ज कैप बन जाते हैं, या कभी कभार आधा आधा पैसा लगा के रखते हैं। तो दोनों में मिड कैप एक्सपोजर अच्छा है और आज की सिचुएशन देखते हुए भी मुझे लगता है कि मिड कैप का एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो में जरूरी है। आपके 2-3 फंड्स और मिड कैप के हैं, बट आई थिंक ये मिड कैप एक्सपोजर बिकॉज आपकी टाइम फ्रेम्स जो हैं 20-25 ईयर्स की हैं, तो मेरे हिसाब से मिड कैप एक्सपोजर आज लेना समझदारी ही होगी। तो आप इन दोनों में से कोई भी फंड चूज कीजिए। मेरे हिसाब से आप रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज चूज करेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, एक और सवाल यहाँ पर, निवेश बढ़ाने की जरूरत है इनको अभी? हाँ, अगर आप गोल वाइज देखें तो मेरे हिसाब से रिटायरमेंट का जो गोल के लिए इन्होंने 1 करोड़ का कॉर्पस रखा है, वो तो आराम से मीट हो जाएगा क्योंकि इनके पास टाइम भी है और सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। जो पहला इनका जो गोल है डॉटर की पढ़ाई और एजुकेशन के लिए और सन की एजुकेशन के लिए, मेरे हिसाब से 1,000 रुपये उधर बढ़ाने की, तो 3,000 के बजाय 4,000 रुपये निवेश करना होगा। दूसरा, इनके पोर्टफोलियो में आपको लगता नहीं पूरी तरह से ये इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो है, थोड़ा सा झुकाव क्या डेट की तरफ भी होना चाहिए? यस, डेट की तरफ झुकाव जरूर होना चाहिए। लमसम
इन्वेस्टमेंट्स होते तो मैं कहता कि डेट पे तो बहुत इंपॉर्टेंस है, बट आई थिंक इसके अलावा अगर आप देखी जाए तो इन पीपीएफ होगी या विशाल जी की कोई और डेट इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो तो इसमें से जो इंक्रीमेंटल पैसा है वो जरूर डेट में जाना चाहिए। वरना अगर आपके ऑलरेडी एफडीज कोई पड़ी हुई हो या फिर आपके पीएफ कट रहा हो या तो फिर डेट की जरूरत नहीं है। बट आई थिंक इफ नन ऑफ दोज आर देयर देन द इंक्रीमेंटल मनी राइटली पॉइंटेड आउट बाय यू शुड गो इनटू डेट। तो अगर डेट में निवेश करना हो तो किन फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं? तो ये दो फंड्स चूज कर सकते हैं अपने लिए, एक होगा टेम्पल्टन इनकम अपॉर्चुनिटीज फंड और एचडीएफसी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। ये दोनों फंड में ज्यादा डबल डिजिट रिटर्न आने की भी अच्छे खासी चांसेस हैं अगर आप 3 साल के लिए होल्ड करें। टैक्स के हिसाब से भी आज अब नए बजट के बाद रूल जो आया है उसके लिए आपको 3 साल होल्ड करना पड़ेगा, जो मेरे हिसाब से आपके गोल्स को मद्देनजर रखते 3 साल इज नॉट अ लॉन्ग टर्म टू होल्ड। बिल्कुल, और जैसे ही इनका जो टाइम होराइजन है वो नजदीक आ रहा हो, पैसे निकाल के वो डेट में ट्रांसफर कर सकते हैं। करेक्ट। जैसे अपनी सेफ्टी लैंड, जैसे आपके 20 साल का गोल है, 17 साल 16 साल आपके बीत चुके हैं, तो उसमें से आपको डेट पोर्शन बढ़ाते हुए ग्रेजुअली अपनी इक्विटी को कम करते हुए 0 पे लेके आना चाहिए एट द एंड ऑफ द गोल। बिल्कुल, तो यहाँ पर विशाल आपको सलाह दी जा रही है, आपका जो पोर्टफोलियो है वो बिल्कुल ठीक है, आपने योर मनी देखकर काफ़ी कुछ सीख लिया है ऐसा लगता है। रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी में आपको निवेश करने की सलाह दी जा रही है जो आप ऐड करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में। और जहाँ तक आपकी बेटी की पढ़ाई और बेटे की पढ़ाई का सवाल है तो वो निवेश आपको बढ़ाना पड़ेगा और 3,000 की बजाय अब आपको 4,000 रुपये उसमें निवेश करने होंगे जो आप HDFC टॉप 200 फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि योर मनी पे आज हमने आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कर दी होगी। और इसी के साथ लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे टैक्स बचाने के लिए कहां लगाएं पैसा। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।